देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं गांव की किसान की और उनकी बेहतरी की। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाएं ताकि खेती को फायदेमंद बनाया जा सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम में होंगे 3 सेगमेंट। सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की, और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाँव किसान की। सबसे पहले देखते हैं खेती किसानी। कृषि के क्षेत्र को फायदेमंद बनाने के लिए और खेती किसानी का कायाकल्प करने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं, और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रयास है नए कृषि कानून, जिन्हें कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। इन नए कानूनों से हमारे किसानों को बहुत तरह के फायदे होंगे। एक तो अपनी उपज बेचने का बेहतर विकल्प होगा, पारदर्शिता होगी, और दूसरी तरफ कानूनी रास्ता अपनाने का भी विकल्प खुला रहेगा। क्या है विशेष इन तीनों कानूनों में, आइए जानते हैं। सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के कायाकल्प और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 नए कृषि कानून की सौगात दी है। ये तीनों कानून हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन, और कृषि सेवा पर करार और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। किसानों को कैसे फायदेमंद होंगे ये कानून, आइए जानते हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून के तहत किसान बेहतर दाम पर अपने कृषि उत्पाद को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है। इस सुविधा से संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही किसानों के हित में एक और अहम बात ये है कि किसान अपनी फसल का सौदा अपने राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कर सकेंगे। इसके लिए ये जरूरी पक्ष है कि किसान जिस व्यापारी को उपज बेच रहे हैं वो लाइसेंसी हो या उसका पैन नंबर होना अनिवार्य है। लाइसेंसी या पैन नंबर होने से किसानों से होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। साथ ही किसी विवाद की स्थिति में व्यापारी के दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने राज्य में व्यापार के साथ अन्य राज्यों में भी फसल बेच सकते हैं। इस तरह इस कानून से किसानों को देश भर में अपनी उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। इन कानूनों के तहत किसानों को सुविधा होगी कि वो उपज से खाद्य उत्पादन बनाने वाली कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ उपज की बिक्री के लिए सीधे करार
या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। नए कृषि कानूनों से किसान अपने उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। किसानों को अपने उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को किसी भी तरह से पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। इस तरह की खेती में लगने वाली पूंजी को वहन वही करता है जिसके साथ अनुबंध किया गया हो। इसमें कोई कंपनी या फिर किसी व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है, जिसके तहत किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम पर खरीदेगा। इसमें खाद, बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी का सारा खर्च कॉन्ट्रैक्टर देता है। कॉन्ट्रैक्टर ही किसान को खेती के तरीके बताता है। इस तरह के अनुबंध में फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसकी डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। अनुबंध होने के बावजूद जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होगा। इसके अलावा कृषि उपज के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा होगी। अब किसान प्रसंस्करण के लिए काफी मात्रा में कृषि उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं ताकि वो निर्बाध रूप से अपनी उपज का मूल्य संवर्धन कर सके। इससे जल्द खराब होने वाली उपज की बर्बादी रुकेगी और किसानों व देश को बड़े पैमाने पर धन की बचत होगी। ठेके पर खेती कराने में अगर खरीदार और किसान के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो इसे विवाद समाधान प्रणाली के जरिए सुलझाया जाएगा। ये प्रणाली जिला कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करेगी। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति के बारे में। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे मछली पालकों को नई नई जानकारियां दी जा रही हैं ताकि मछली पालन को और फायदेमंद बनाया जा सके। हमारे देश में प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए मछली का सेवन किया जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में कई तरह की संभावनाएं हैं जिसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं मछली पालन से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रोटीन का बेहतर विकल्प होने के कारण बाजार में इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस समय भारत में करीब 13.76 मिलियन टन मछली उत्पादन किया जा रहा है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। देश से करीब 47,000 करोड़ रुपए की मछली निर्यात की जा रही है। वहीं अगले 3 से 4 साल में मछली निर्यात भी दुगना करने की योजना है।
इससे सिर्फ मछली पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मछली पालन के क्षेत्र में अभी करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 2024-25 में लगभग 55 लाख करने का लक्ष्य रखा है। मछली पालन शुरू करने के लिए सबसे जरूरी तालाब या पर्याप्त पानी के स्रोत का होना है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब में डालने से पहले तालाब को साफ करना बहुत जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। बेहतर उत्पादन के लिए कतला, रोहू और मृगल जैसी मछलियों का बीज डालना चाहिए। मछली के बीजों को सही विधि से तालाब तक पहुंचाया जाता है। कई बार असावधानी या तकनीकी जानकारी के अभाव में परिवहन के दौरान बीजों की बड़ी संख्या में मौत हो जाती है। यही वजह है कि इस व्यवसाय को करते समय सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। जीरा संचय से 3 माह की अवधि तक 2 से 3 किलो प्रति एकड़ भोजन दें। चौथे से 6 माह तक 3 से 5 किलो, 7 से 9 माह तक 5 से 8 किलो, 10 से 12 माह के बीच करीब 8 से 10 किलो भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। इस तरह से प्रति वर्ष प्रति एकड़ से करीब 1500 किलो मछली का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा जहां तालाब जैसी सुविधाएं नहीं हैं, वहां रिसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक की मदद से सीमेंट के टैंक बनाकर मछली पालन किया जा सकता है। इस तकनीक के लिए केंद्र सरकार मदद भी करती है। इस तकनीक में पानी का बहाव निरंतर बनाए रखने के लिए पानी के आने जाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें कम पानी और कम जगह की जरूरत होती है। सामान्य तौर पर 1 एकड़ तालाब में 20,000 मछली डाली जाती है, तो एक मछली को 300 लीटर पानी में रखा जाता है, जबकि इस सिस्टम के जरिए 1000 लीटर पानी में 110 से 120 मछली डाले जाते हैं। इस हिसाब से एक मछली को केवल 9 लीटर पानी में रखा जाता है। सिस्टम बनाने के लिए 625 वर्ग फीट और 5 फीट गहराई का सीमेंट का टैंक बनाना होगा। इसमें एक टैंक में 4000 मछली पाली जा सकती है। हमारे देश में इस तकनीक को नीली क्रांति के अंतर्गत रखा गया है। इसे बढ़ावा देने के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% अनुदान की राशि दी जाती है और कमजोर वर्ग, जिसके अंतर्गत महिला, SC, ST सम्मिलित हैं, उन्हें 60% तक अनुदान राशि दी जाती है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को लाभ होगा। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करके क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का पशुधन और अब आपको बताते हैं कि हमारे जो पशुपालक हैं उन्हें अपने पशुओं के आहार और उनके स्वास्थ्य, साथ ही उनके आवास को लेकर कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद
बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां में हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग किया है और दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बने हैं। ऐसे ही किसान हैं राजस्थान के किसान जगदीश प्रसाद पारिक, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया। जी हाँ, उन्होंने केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि इसका विपरीत असर न सिर्फ मिट्टी पर पड़ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये उचित नहीं है। मानव के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे इन्होंने जैविक खेती अपनाई और कामयाबी हासिल की। खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि हवा, पानी और मिट्टी को भी प्रदूषित कर रहा है, जिससे नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में सही कदम उठाते हुए जैविक खेती को गले लगाना हर तरह से फायदे का सौदा हो सकता है। ये है राजस्थान जिला सीकर का गांव अजीतगढ़ और खेतों में काम कर रहे ये हैं 70 साल के किसान जगदीश प्रसाद पारिक जी। वो बताते हैं कि उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत साल 1970 में कर दी थी। ये वो समय था जब देश में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा था। तब से लेकर अब तक जगदीश जी ने जैविक खेती का दामन थामा और कभी नहीं छोड़ा। सबसे पहले उन्होंने गोभी की उपज ली। शुरू में गोभी के एक पौधे से करीब आधा किलो उपज मिली। इस आधा किलो उपज से जगदीश जी को अपना रास्ता मिल चुका था। इसके बाद जगदीश जी ने खेती में नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। उनके ये प्रयोग जितने असामान्य थे, उनसे होने वाली उपज भी अलग ही थी। 15 किलो वजन का गोभी का फूल, 12 किलो वजन का पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी लौकी, 7 फुट लंबी तुरई, 1 मीटर लंबा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फुट लंबी गाजर, एक पेड़ में 150 मिर्च तक की उपज ले चुके हैं। आधा 1 किलो गोभी के फूल को लेकर के उसको आगे बढ़ाया, उसको आवश्यकता अनुसार पानी दिया, उसमें खाद दिया, गड्ढे बना करके उनको लगाया। लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है उसका ध्यान रखा, पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखी जाती है उसका ध्यान रखा, उसको किस समय पानी देना है, किस तरह गुड़ाई निराई करनी है उसका ध्यान रखा, कैसे इसको तोड़ा जाता है, कैसे ग्रीडिंग करके मार, मतलब वो जो जितनी उसका जो बैकग्राउंड है उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने फूल गोभी के चारों तरफ जो मवेशी आती थी, तो मवेशियों में ज़्यादातर हमारे यहाँ नील गायें आती हैं। तो नील गायों के बचाव के लिए हमने चारों तरफ छड़ियाँ लगा दी और उस छड़ियों पर तोरू, तुरई और घिया ये हमने बो दी। और वो बोने के बाद उस पर जो लटक करके बहुत बढ़िया तुरई आई, तो मैंने ये सोचा कि अगर तुरई को भी अपन बढ़ाएं तो भी
बहुत बढ़िया है। ये सारी उपलब्धियां यूं ही नहीं मिल गईं। इसके लिए जगदीश जी ने दिन रात मेहनत की और जैविक खेती की नई नई तकनीकों को समाहित करते गए। उन्होंने गोभी के फूल उत्पादन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लक्ष्य खेती की, जिसमें 25 किलो 150 ग्राम का गोभी का फूल उत्पादित कर चुके हैं। लेकिन इनका गोभी का फूल 250 ग्राम कम वजन का था, जिससे उन्हें दूसरा स्थान मिला, जबकि विश्व रिकॉर्ड पाने वाले अमेरिका के किसान के गोभी के फूल का वजन 26 किलो रहा। पारिक जी नित नए प्रयासों में लगे रहते हैं, जिससे सब्जियों की नई नई किस्में इजाद की जा सके, जिसमें कीट रोधी, ज्यादा उत्पादन देने वाली और अधिक गुणवत्ता वाली किस्में मुख्य हैं। विश्व रिकॉर्ड में ये मालूम पड़ा कि गोभी का वजन है 26 किलो का। जब मेरे को अधिक कृषि के अधिकारियों ने ये बताया कि गोभी हमेशा गोभी और मूली जो दी जाती है या विश्व रिकॉर्ड में रखी जाती है वो पत्तों सहित थी, तो फिर मैंने वो पत्तों का वजन देखा तो मैं विश्व रिकॉर्ड उसको तो पहले ही क्रॉस कर चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये था कि पत्ते तोड़ के दिए जाते हैं। इसके बाद मैंने जिन को जो गोभी दिखाई उसके बाद में वो पत्तों सहित दिखाई, और ये जो मैं आपको वजन बता रहा हूँ 25 किलो 150 ग्राम का, वो पत्तों सहित है। इसमें गोभी होती है केवल 20 किलो 21 किलो 19 किलो तक की, लेकिन 4 5 6 किलो तक के इसमें पत्ते होते हैं, और ये पत्तों सहित ही विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। पारिक जी ने जैविक तरीके से न सिर्फ सब्जियों की खेती की, बल्कि फलों के बाग भी लगा रखे हैं। उनके बाग में अनार, नींबू, करौंदा, बेल के करीब 1000 पौधे हैं, और उनके ये सभी पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बेहतर उत्पादन दे रहे हैं, जिसकी एक वजह मिट्टी में केंचुओं की पर्याप्त उपलब्धता है। वो बताते हैं, कृषि विभाग की टीम ने उनके खेतों की जांच की थी, जिसमें ये बात सामने आई कि उनके खेत के 1 वर्ग फीट हिस्से में करीब 40 से 45 केंचुए हैं, जो जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पारिक जी ने कभी अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। कृषि के क्षेत्र में किए गए उनके इन कार्यों के लिए उन्हें साल 2019 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। पारिक जी चाहते हैं कि देश के बाकी किसान भी रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की जगह जैविक खेती की ओर बढ़ें। इससे आर्थिक समृद्धि तो आएगी ही, साथ ही पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकेगा। केंचुए हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, और वो केंचुए जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो वो केंचुए बहुत भारी मात्रा में हो करके वो ज़मीन को फर्टिलाइज करते हैं। उसका मुझे सबसे ज़्यादा लाभ ये मिलता है कि एक बार साल में 1 बार 2 बार हर सीजन में जो बुआई की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति केंचुए करते हैं। तो ये थी आज की हमारे कामयाब किसान की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप भी इससे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। गांव किसान के नए अंक और नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर।